हम नहीं रोए, हम मीडिया में नहीं है, हम रोड पे आके नहीं बैठे तो क्या हमारे कष्ट नहीं है, हमारे दर्द नहीं है? कौन मारेगा? 8 साल से मेरे पिता जेल में, हम 2 बच्चियां हैं, हम मारने जाएंगे किसी को? किससे? 4 लोगों का परिवार है हमारा, मेरे पिता, मेरी माँ, मैं, मेरी छोटी बहन। सोचिए किसी बेटी के दिल पे क्या बीती होगी कि जिस दिन उस विदा होके दूसरे घर जा रही है, उसको पता है कि उसके पिता भी अपने घर से वापस जा रहे हैं, अभी आज के बाद वो आपको नहीं मिलेंगे। पीड़ा सही है हमने सर, अब बस करें। मैं देश के राजनेताओं से कि अगर जरा भी इंसानियत बची है तो बस कर दो। अब हम थक चुके हैं सर, हम थक चुके हैं, अब बस कर दें। कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? मैं बहुत आज दुखी मन से आपके सामने बैठी हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि हमारे सबूत कोर्ट में इतने स्ट्रांग है कि वो अपने लिए खुद बोलेंगे, सच को हमें मीडिया में प्रदर्शन करने की और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज शायद लोगों को हमारे थ्रू सच पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही पक्ष शोर मचाता रहा है आज तक। उन्होंने मेरे पिता के बारे में गलत धारणाएं लोगों के मन में बनवाई हैं, अफवाहें उड़ा के। और पिछले 8 साल से मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने जब हमारे ऊपर 8 साल पहले मेरे पिता के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनके परिवार की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए और मेरे परिवार की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए, मेरे परिवार पे कोई भी, मेरे पिता पे एक भी मुकदमा नहीं था। 2018 में इन्होंने साजिश के तहत कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी ये मिले, जो लोकल वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ मिलके इन्होंने ये साजिश बनाई और जिसमें मेरे पिता को इन्होंने फंसाया। उस वक्त भी इतना मीडिया प्रेशर बना, इतने जो हमारा ट्रायल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है कि वो भी मीडिया ट्रायल हुआ है। मीडिया के प्रेशर में मेरे पिता को सजा कराई गई। मैं पिछले 8 साल से हाई कोर्ट जा रही हूँ अपनी फाइल लेके, अपने सारे तथ्य लेके। हम लोग तथ्यों में हम कहीं से कमजोर नहीं है। हम, आपको पता होगा कि ये इन्होंने हर बार हर एजेंसी के सामने अपने अलग अलग बयान दिए हैं। इन्होंने समय 3 बार बदला। इन्होंने सारी चीजें हर पल पल पे जब ये इंटरव्यू देती हैं, अभी देखिए कल ही सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से बहस हो रही थी कि ये 15 साल 10 महीने की थी जब ये घटना हुई। कल मैं एक इंटरव्यू इनका देख रही थी, उसमें कह रही है मैं 17 साल की थी। अब एम्स की एक पुष्टि करती हुई रिपोर्ट है कि ये उस वक्त 18 साल से ऊपर की थी। लेकिन क्योंकि महज इनके बयान है, पॉक्सो जैसा कानून है, मेरे पिता को सजा करा दी गई। अभी भी जब हाई कोर्ट से फैसला आया तो वो पूरा लीगल पॉइंट पे है, हमारे सारे सबमिशन हाई कोर्ट के सामने किए गए। लेकिन इन्होंने उसको देखते हुए फिर एक माहौल बनाना स्टार्ट किया वहां से, और उसके चलते हम देख ही रहे थे। मैं कल सुप्रीम कोर्ट गई थी, मैं अपने पिता के केस में मैंने वकालत की पढ़ाई में पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, मैं बता दूं, और इस केस के बाद ही मैंने लॉ किया है। और अब मैं अपने पिता का केस देखती भी हूँ। और मैं कल सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आप मानेंगे नहीं, 20 पत्रकार मेरे गाड़ी से उतरते ही मेरे इर्द गिर्द आ गए। सब मेरी शक्ल पहचानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। मतलब मेरा, इनके पास तो प्रोटेक्शन है, सरकार की दी हुई सुविधाएं हैं। ये बेटी हो गई, ये इन्होंने खुद को देश की बेटी घोषित कर दिया। लेकिन आप उन्नाव के लोगों से जाके पूछिए ना, मैं बेटी नहीं हूं। मेरा चलना, घर से निकलना इन्होंने मुश्किल कर दिया है। सारे तथ्य सब कुछ हमारे पक्ष में होते हुए भी आज हमारी ये स्थिति कर दी है कि अगर कोई हमारे पक्ष में बोले तो ये उसको बुरा भला कहती हैं, ये कुछ भी बोल सकती हैं। ये जजों को कह देती, अगर आपके पक्ष में फैसला आए तो जज सही है, आपके पक्ष में फैसला नहीं आए तो जज गलत हो गए। जुडिशरी पे इस तरह का अनड्यू प्रेशर बनाती हैं, जाने किस तरह। आपको शायद पता है कि नहीं पता, इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन से एक नेशनल पार्टी से, और वो आज से नहीं, बहुत पुराने इनके चाचा जो थे वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। 2000 में मेरे चाचा के ऊपर ही गोली चलाकर, जान का हमला करके वहां से फरार हुए थे। 16 साल बाद लौट के आए थे। तो ऐसा नहीं इनकी दुश्मनी और हमारी दुश्मनी कोई आज की है,
ये बरसों पुरानी चली आ रही है और जिसका इन्होंने फायदा उठा के, कुछ लोकल पॉलिटिशियंस ने फायदा उठा के मेरे पिता पे मुकदमा बनाया है। तो आप मानती हैं कि आपके पिता बेगुनाह हैं? मैं और जितने भी लोग उन्नाव के भी हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, आप उनसे जाके बात करिए और पूछिए। हर आदमी वहां का बच्चा बच्चा सच जानता है कि मेरे पिता बेगुनाह हैं। और ये मैं सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये सबूत भी आपको बताएंगे कि मेरे पिता बेगुनाह हैं। इन्होंने पहले तो, मैं एक चीज आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह न्यूज़पेपर्स में देख रही हूँ उन्नाव गैंगरेप केस। मेरे पे इस मुकदमे में जो उन्नाव गैंगरेप केस है, हाँ, ये पीड़िता ने दो बार दो अलग अलग जगहों पे कंप्लेन की है, वो मेरे पिता का मुकदमा नहीं है। इन्होंने 21 जून को पुलिस में कंप्लेन लिखाई कि एक शशि सिंह है, उनकी बेटी ने मुझे फोन करके बुलाया और जिसके बाद 3 लोगों ने, जिसमें शशि सिंह के बेटे भी शामिल थे, मेरा रेप किया। ये घटना के बाद इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान होता है 22 जून को। इस वक्त तक ये 4 जून 2017 की जो घटना बता रही हैं, इसका कोई भी जिक्र नहीं करती कहीं भी। मतलब मेरे पिता का उसमें कहीं भी नाम भी नहीं लेती, क्योंकि ऐसी घटना है ही नहीं। उसके बाद पंचायत बुलाई जाती है गांव में, जहां पे इनके चाचा प्रेशर बनाते हैं गांव में कि जो शशि सिंह है, उनका जो बेटा है जिसको इस मुकदमे में फंसाया गया है, उनके और इनके बीच में शादी करा दी जाए, क्योंकि वो हम उम्र हैं और दोनों सेम कास्ट से आते हैं नेचुरली, और जिससे ये बात करती थी वो दूसरी जाति के थे। तो शशि सिंह उस वक्त मना कर देती हैं, कहती हैं कि अगर इसकी बातचीत किसी दूसरे लड़के से होती थी तो मैं अपने लड़के से शादी नहीं कराऊंगी। तो ये उनके पूरे परिवार पे मुकदमा लिखा देती हैं। अब इसमें मेरे पिता का सिर्फ इतना कसूर है कि वो जब पंचायत गांव में रखी जाती है, वो उसका हिस्सा थे, क्योंकि वो भी गांव के इज्जतदार बड़े लोगों में आते थे, बुजुर्गों में। उन्होंने बस इतना आवाज उठाई थी कि महिलाओं को रेप जैसे मुकदमे में ना फंसाया जाए। तो उन्होंने शशि सिंह और उनकी बेटी जो थी, उनका नाम एफआईआर में अर्ज किया कि आप पुलिस वालों से और सबसे हमारे बारे में, किसी ने पूछा कभी कि हमारे साथ क्या हुआ है? आपको तो सरकारी सुविधाएं मिली, सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन मिली, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता, आपकी फोटो कोई कहीं डाल नहीं सकता, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन इल्जाम लगा के आपने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी का क्या कर दिया, ये सोचा आपने? ट्विटर पे किस किस तरह की बातें लिखते हैं, आप ही जैसे लोग आप ही लोगों के बीच में से लोग लिखते हैं, रेप थ्रेट्स, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम ये हो, बहुत ही गंदी गलीज चीजें रोज मेरे डीएम में आती हैं, रोज मुझे पढ़नी लिखी जाती हैं, बिल्कुल लिखी जाती हैं। और इतनी घटिया बातें जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा दिल दहल जाता है वो बातें पढ़ के, जिस तरह की बातें लिखी जाती हैं। मतलब क्या मैं बेटी नहीं हूं? किसी बेटी को रेप थ्रेट्स मिल रही हैं कि क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया कि आपके पिता ने ये किया है। बेगुनाह है मेरे पिता, मेरे पास सारे सबूत हैं, वो बेगुनाह थे और मैं उन्हें न्यायपालिका से छुड़ा के लाऊंगी, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। आप फैलाते रहे, आपको जितना झूठ फैलाना है, आप जिस तरह का दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो भी एक टाइम के बाद लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको थ्रेट मिलता है? आपको धमकियां मिलती हैं? मुझको सिर्फ ऑनलाइन थ्रेट नहीं मिलता है सर। मैं कॉलेज जाती थी, मैं आपको बताती हूँ, ये मुकदमा हुआ और मेरे हॉस्टल और मेरे कॉलेज के बीच में 10 मिनट की दूरी थी। मैं रोज जब हॉस्टल से निकलती थी ना, तो डर के निकलती थी कि आज कोई मुझे चलते हुए क्या कह देगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारी फोटोएं वायरल करने में किसी को रोकती। सबको पता था कि हम कौन है, सबको हमारी शक्लें पता थी। मैं कॉलेज में जब लॉ फैक में एडमिशन लेने गई तो मेरे पिता का नाम देख के मुझे घूरा गया 5 मिनट कि अच्छा आप उनकी बेटी हैं। तो हमने, आपको लगता है कि एक तरफ ही स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, दूसरी फैमिली की तरफ कितना क्या क्या झेलना पड़ता है। और अगर कहीं जरा सा भी सच होता तो ठीक है, वो हमारे कर्म थे, हम झेल रहे थे। लेकिन एक रत्ती सच जिस एक्यूजेशन में नहीं है, उसकी वजह से मेरे परिवार को कितना कष्ट सहना पड़ा। मैंने अपने चाचा खो दिए, अकेले पैरोकार थे, 3 भाई हैं, 2 पे मुकदमे लगा दिए। एक मेरे चाचा थे, 2 पैरोकारी कर रहे थे।
दिल्ली में जाने किन हालतों में उनके साथ क्या कर दिया, आज तक उस बात पे मुकदमा नहीं लिखा गया। कोई कहने वाला नहीं है कि आपके चाचा के साथ क्या हुआ। उन्नाव के लोगों को सब पता है सर, उन्नाव के लोगों को पता है। आपने अगर वो पिक्चर्स देखी होंगी, पूरा उन्नाव आया था, लेकिन किस तरह, किस हालातों में दिल्ली में उनके साथ क्या किया गया जो उनके साथ की मौत। अकेले पैरोकार, आपकी तरफ कोई नहीं बचा, तो हमारे भी तो बाप के ऊपर, हमारे चाचा के ऊपर, सबके ऊपर आपने मुकदमे लगाए। हमारी तरफ आपने किसको रहने दिया? अपने घर की, अपने खानदान की सबसे बड़ी बच्ची मैं हूं। 8 साल पहले ये मुकदमा हुआ था, क्या उम्र थी मेरी, तब से मैं ये झेलती चली आ रही हूं। जब कॉलेजेस में गई, पढ़ने गई, तो भी मैं आपको बता तो रही हूं, 10 मिनट की दूरी, वो 10 मिनट की दूरी मेरे लिए 10 घंटे जैसी हो गई थी। मैं निकलती थी और मुझे डर लगता था, और मेरे पिता भी उस वक्त इसलिए डरे हुए थे क्योंकि जो इनके चाचा हैं वो एक हिस्ट्री शीटर हैं, और उनका जो गैंग है वो दिल्ली नांगलोई कोई जिला है यहाँ पे शायद, और वहां की कोई चर्चित गैंग के हिस्सा है वो। मतलब आप पता करेंगे तो आपको भी सारी चीजें पता चल जाएंगी। वो प्रॉपर हिस्ट्री शीटर हैं। मेरे पास डेथ थ्रेट्स के फोन आते थे। मतलब मेरे पिता इतना डर, अंदर होते हुए भी उनको हमारी सेफ्टी की इतनी चिंता थी, इतना डर था, इतना भय था। मैं दिल्ली में अकेले रहती थी, मेरा पूरा परिवार कहता था पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाओ, क्योंकि हम इस स्थिति में तुम्हें दूर नहीं रख पाएंगे। तो हमारी पढ़ाई, हमारा करियर, हर चीज पे इस चीज ने इस तरह इफेक्ट किया है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि पिछले 8 साल में हमने क्या झेला है। लेकिन हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, हम कहीं नहीं जाके बैठे, हमने किसी से कांटेक्ट करने की, कुछ करने की हमने कोशिश नहीं की। हमें न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है। हमने कहा हम सच हैं, आज नहीं तो कल हम जीतेंगे। लेकिन अब जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, आप धरने पे बैठ के आप जुडिशरी को कुछ भी बोल दे रहे हो, आप लोगों को प्रेशर में लाना चाह रहे हो, आप संस्थाओं को प्रेशर में लाना चाह रहे हो कि अगर मेरे मन का करोगे तभी तुम सही हो, मेरे मन का नहीं करोगे तो तुम गलत हो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी, कलेक्टर बनना चाहती थी? मैं सिविल सर्विस, मेरे पिता का सपना था कि उनकी एक बेटी डॉक्टर बने, एक बेटी आईएएस बने, और आईएएस बनने का जिम्मा मैंने उठाया था। मेरी छोटी बहन डॉक्टर हैं, और मुझे इस बात का दुख है कि शायद अब वो सपना मैं नहीं पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। मैंने लॉ की पढ़ाई करना भी इस मुकदमे की वजह से ही शुरू किया। मतलब मेरा लॉ के प्रति कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब हम पहले वकीलों के पास जाते थे तो वो जो हमें कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ट्रायल कोर्ट के वकील अलग होते हैं, हाई कोर्ट के वकील अलग होते हैं। हम कुछ जब दिल्ली आए ना सर, ऐसे माहौल में दिल्ली आए थे कि हमें कुछ नहीं पता था। मैं हाथ जोड़ के उस वक्त विनती की, आपको शायद आपको याद है नहीं है, 2019 में जब मेरे पिता को दिल्ली ट्रांसफर किया गया, किस तरह की बातें बोली जा रही थी, रास्ते में मार दो, एक निर्दोष आदमी को बिना जाने इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा था। पूरी रात, पूरे दिन हम लोग जगते रहते थे, हाथ जोड़ के मनाते रहते थे कि पापा को कुछ हो ना, क्योंकि जो है आज वो ठीक, हमें पता है तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसी बातें कर रहे हो, आप उनको मारने की बातें करते थे। उसमें तो हम क्या करते सर? उसके बाद हम सबूतों का क्या करते? मेरे चाचा को तो आपने मार ही डाला ना, क्या करें हम उसका? सारे सबूत मतलब आपने अभी मुझसे बातचीत में कहा कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर कहते थे कि बेटी तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम्हें डीएम बनना है, समाज सेवा करना है, यही कहते थे। वो सपने टूट गए इस पूरे झंझावात में, ऐसा ही हुआ? सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के, मेरे घर के एक एक बच्चे के, किस तरह से जो बच्चा स्कूल में था उसकी स्कूल में बुलिंग हुई, हम बाहर थे, मतलब लोग क्या क्या लिखते थे, दोस्त छूट गए, सब छूट गए। बहुत, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हमारे साथ हमें क्या क्या बोला गया है, और इस तरह का माहौल बनाया गया कि अगर कोई सच बताना भी चाहे, कोई हमारे पक्ष में बोलना भी चाहे, तो आदमी उसको गाली देता है।
मतलब हम इतने खराब लोग हो गए कि अब हमारे पक्ष में भी नहीं बोल सकते लोग। और क्यों? क्योंकि एक लड़की ने महज इल्जाम लगा दिया मेरे पिता के ऊपर। हर चीज आप प्रेशर बना के करा लेंगी, आप हर चीज में झूठ बोलेंगी। आप नहीं बताएंगे किसी को कि आपके पिता के ऊपर 28 मुकदमे थे, आप नहीं बताएंगे किसी को कि आपके चाचा के ऊपर 17 मुकदमे हैं, कि उन्होंने मेरे चाचा के ऊपर गोली चलाई थी, मेरे एक चाचा को आप ही लोगों ने मरवाया है। ये सब आप नहीं बोलेंगी। आप बोलेंगी कि नहीं वो पावरफुल है। अरे पिछले 8 साल में आप बताइए ना, जितने भी चुनाव हुए, किसमें आपने वीडियो नहीं बनाया, किसमें आपने नहीं बोला कि इसको टिकट दो, इसको नहीं टिकट दो। 2022 में आपकी माँ उन्नाव सदर से चुनाव लड़ी। उन्नाव के लोगों को सब पता है सर, लेकिन हम उन्नाव में तो नहीं रहते ना। हम तो पढ़ने निकले थे, हम तो दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली के लोगों को तो नहीं पता था दिल्ली में आपने कैसा माहौल बनाया था। हम हॉस्टल में रहते थे, हम अगल बगल वाले लोगों से अपने डरते थे। रोज पेपरों में खबरें निकलती थी, मैं और मेरी बहन बनाते थे, हे भगवान आज हम फ्रंट पेज की न्यूज ना हो, तीसरे पेज पे कर देना, क्योंकि रोज देख देख के नहीं अच्छा लगता, रोज नहीं अच्छा लगता। हम वही बेटियां जो मनाते थे, काश पापा को एक बार न्यूज़पेपर में पापा की फोटो देख लेते थे तो सबको जाके दिखाते थे। और आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि हमारा आज भी दिल दहल जाता है हम ट्विटर खोलते हैं तो। लेकिन मजबूरी है, हमारे पास नहीं आ रहा है कोई पूछने सर कि क्या हुआ, हमारी मजबूरी है ट्विटर पे लिखना। वो तो बैठी है तो 50 न्यूज चैनल लाइन अप हो जाएंगे, हमारे पास नहीं आ रहे हैं 50 न्यूज चैनल। हमारी मजबूरी है कि हम एक्स पे जाके ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा। एक निर्दोष आदमी को आप पूरे जीवन के लिए आप जेल में डाल देंगे। 8 साल एक गलत एक्यूजेशन में आपने बंद करके रखा है, और आज भी आपको चैन नहीं आ रहा है। आज भी आप किस तरह की बातें कर रही है, मेरे निजी जीवन के बारे में बातें कर रही हैं कि इसकी शादी यहां हुई है, इसकी ये यहां हुई है, निजी जीवन के बारे में। बिल्कुल आप वीडियोस उठा के देख लीजिए, वो हर इंटरव्यू में मेरे निजी जीवन की बातें कर रही हैं कि इसकी शादी इस फला तारीख को हुई, यहां हुई, ये। अरे मैंने आपके निजी जीवन के बारे में आज तक कोई बातें की? मुझे 1000 चीजें पता है, मैंने आज तक टिप्पणियां नहीं की। आप क्यों मेरे निजी जीवन? क्योंकि आप विक्टिम है और मैं नहीं हूं। आप क्या कर रही हैं मेरी हर जगह फोटो वायरल कर करके, मेरी पर्सनल फोटोज आप वायरल करती हैं, मुझको नहीं पता है क्या? लेकिन मैं, क्योंकि मेरी पक्ष कोई सुनेगा ही नहीं। हम बच्चियां नहीं हैं, बेटी तो एक ही तरफ है। क्यों? क्योंकि किसी एनजीओ वाली ने कह दिया कि वो बेटी है। आप भी तो बेटी हो। वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ सर आपसे कि मैं बेटी नहीं हूँ। पिछले 8 साल में क्या किस उनको तो सारी, मैं कह तो रही हूँ, सारी सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। वो एक फोन मिलाए, मैं आज चाहूं राहुल गांधी जी को फोन मिला के मिल सकती हूँ? बोलिए राहुल गांधी जी से मुझसे मिले, बोलिए। मैं ताकतवर हूं ना? अगर वो बोलती है कि मैं ताकतवर हूं, क्या मैं एक फोन में राहुल गांधी जी से मिल सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी से मिल सकती हूँ? क्या मुझे चुनाव लड़ाने वो ले जाएंगी उन्नाव? नहीं ले जाएंगी। कौन है पावरफुल? आपने हमारा सामाजिक बहिष्कार कराने की कोशिश की है, और जो चंद लोग, जो उन्नाव के, जो हमारे जिले के लोग ये सब सच जानते हैं, आप कोशिश आज भी लगी हुई हैं कि वो भी हमारा बहिष्कार करें। लेकिन आप कह रही हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं सर। किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता? राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप उठाइए ना, आप मंगाइए फाइल इस केस की, आप केस की फाइल मंगाइए, आप पढ़िए, आपको तो भी लगे। आप सिर्फ ये मत देखिए कि वो बीजेपी में थे, कि वो बीजेपी के नेता थे। वो तो कांग्रेस में भी रहे हैं। अरे मेरे पिता की शुरुआत कांग्रेस से हुई है, तो आप इसको राजनीति मत बनाइए। आप मंगाइए ना फाइल सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो विदेशों से पढ़ के आए हैं। अब मंगाइए फाइल, आप देखिए। नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष है। आप मेरा मुद्दा उठाइए ना, आप फाइल पढ़िए, आपको सबूत मिलेंगे। आप जाके आप सरकार से सवाल पूछिए कि इतने सबूत होते हुए ये इंसान 8 साल से जेल में क्या कर रहा है, ये सरकार क्या कर रही है? अरे आपको तो मेरे लिए बोलना चाहिए सर। आप कैसे एक फोन कॉल में दूसरे को बुला लेते हैं और आप बोलते हैं दूसरा तरफ पावरफुल है, बीजेपी एमएलए। अरे इतने पावरफुल होते 8 साल से एक झूठे मुकदमे में बंद है। सोचने की बात है ना सर। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अलका लांबा, योगिता भयाना, ये सब राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं सर। और मुझे नहीं पता इनको सच पता है कि नहीं, और अगर इनको सच नहीं पता है तो मैं इनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सच पता करिए। क्योंकि अलका लांबा जी, जब ये केस हुआ तो मैंने देखा कि वो
गई और उन्होंने 100 जगह बोला